राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। शाम को 5 बज रहे थे। 65 वर्षीय मोहनलाल जी सोकर उठे तो उन्हें कुछ भूख लगी थी। उन्होंने अपनी पत्नी शांति देवी जी से कहा, भूख लग रही है, देखो किचन में हो तो कुछ लाओ। शांति देवी जी गई तो देखा किचन में चावल और थोड़ी सी दाल पड़ी थी। आकर कहती है कि दाल चावल रखा है। मोहनलाल जी ने कहा, मेरा कुछ मन नहीं है, वही दोपहर का दाल चावल खाने का, कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा है। तुम मेरे लिए ऐसा करो कि गाजर का हलवा बना दो। शांति देवी जी पति की तरफ देखकर मुस्कुराई और किचन की तरफ बढ़ गई। शांति देवी जी ने गाजर का हलवा बनाना शुरू किया। उसमें उन्होंने भरपूर घी डाला। जब हलवा पक गया तो वह दूध डालने लगी कि अब इसे दूध डालकर पका दूं। और तभी उनकी बहू किचन में आई और उनके हाथ से दूध का बर्तन छीनते हुए कहती है, माँ जी, यह सब क्या तमाशा चल रहा है? जब देखो तो आप किचन में घी दूध से बनी हुई चीजें बना बनाकर ससुर को खिलाती हैं। अरे इस उम्र में इतना घी दूध खाने की क्या जरूरत है? शांति देवी जी ने कहा, बहू, कुछ दिनों से तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। वह जब भी खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। एक बार में वह पेट भर भोजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें 2 बार 3 बार छोटी छोटी भूख लग जाती है। अब हर बार तो वही सुबह का बना हुआ रोटी भात नहीं खाया जाता और फिर मैं हमेशा से उनके लिए सुबह शाम कुछ न कुछ नाश्ता बनाकर दिया करती थी। और उनकी आदत भी है, क्योंकि मैं उनको हमेशा उनके मन पसंद का खिलाया करती थी। अब रिया को गुस्सा आ गया था। माँ जी, पहले का समय कुछ अलग था, लेकिन अब महंगाई कितनी हो गई है। घी की कीमत आसमान छू रहा है और वहीं दूध भी कितना महंगा हो गया है। और आप दोनों हैं कि दूध घी का बना हुआ खाते हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? चाहे तो हम दोनों भी दूध घी से पकाकर ही खाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बचत करते हैं, क्योंकि हमें घर गृहस्थी भी चलाना होता है। लेकिन आप लोगों का क्या? आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है और बस अब बेटे बहू के टाइम पर बैठकर खाने की आदत हो गई है। यह सब बातें खड़े खड़े मोहनलाल जी सुन लिए थे, क्योंकि वह किचन में बोलने ही आए थे कि हलवे में थोड़ा ज्यादा घी डाल देना। लेकिन वह जैसे ही किचन के दरवाजे पर आए तो बहू की बातें सुनकर वहीं रुक गए। अब शांति देवी जी बिना दूध का ही हलवा एक प्लेट में निकाली और ले जाकर अपने पति को देने के लिए जैसे ही मुड़ी तो देखी सामने मोहनलाल जी खड़े थे। उन्हें देखकर तो वह मानो सन्न सी रह गई। उन्होंने सोचा था कि जितना बहू ने चिल्लाया है शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। वैसे भी शांति देवी जी का बहू के इस चिल्लाने से बहुत अंदर ही अंदर आत्मग्लानि हुई थी। आज उनसे किचन में उनके हाथों से बहू ने दूध छीन लिया था। उनका बहुत अपमान हुआ था, लेकिन पति की तबीयत ठीक नहीं थी। शांति देवी जी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह अपने इस अपमान का घूंट पी गई और बाहर निकलते ही बोली, अरे आप यहाँ किचन में क्यों आए? इतनी ज्यादा भूख लगी थी क्या? चलिए, हलवा बन गया है, मैं लेकर ही आ रही थी। मोहनलाल जी पत्नी की बात सुनकर आगे आगे चल दिए। अपने कमरे में जाकर वह बैठते ही बिल्कुल निराश हो गए। शांति देवी जी समझ गई थी कि उन्होंने बहू की एक एक बातें सुन लिया है। हलवा टेबल पर रखते ही बोली, अब किसी बात को मन में लेकर मत बैठ जाना। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ समय से आपका खाना पीना बंद है और ऊपर से घर की बातें सुनकर उसे अपने दिल पर मत लेना। तो मोहनलाल जी ने कहा, शांति, ये कोई छोटी बात है? बताओ, जो तुम्हारी बहू ने कहा, तुम्हारे हाथों से उसने दूध छीन लिया। अरे क्या हम बैठे बैठे बहू बेटे की कमाई खाते हैं? मैं तो अपनी सारी पेंशन लाकर तुम्हारे हाथ में देता हूँ और तुम ले जाकर बहू के हाथ में दे देती हो कि लो घर के खर्च चलाओ। और हमारी इतनी पेंशन तो आती है कि हम दोनों बैठकर खा सकते हैं।
फिर बहू को इतना बोलने की क्या जरूरत थी? शांति देवी जी ने कहा, अब आप ज्यादा मत बोलिए, बात को आगे मत बढ़ाइए, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन मोहनलाल जी को यह बातें उनके दिल में छू गई थी। उनकी भूख तो मिट गई थी। शांति देवी जी के जबरदस्ती करने पर उन्होंने थोड़ा सा हलवा खाया और सोचा कि शाम को जब बेटा आएगा तो मैं बेटा संतोष से बात करूंगा। लेकिन संतोष आया, वह सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में ही खाना खाया और फिर वहीं सो गया। मोहनलाल जी ने सोचा, कोई बात नहीं, इतनी रात को उसको उसके कमरे से बुलाकर उससे शिकायत करना अच्छा नहीं है। मैं उससे सुबह बात करूंगा। लेकिन सारी रात करवटें बदलने की वजह से मन में क्रोध की भावना लेकर उन्हें नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वह सुबह सो गए। और जब तक संतोष सुबह ऑफिस चला गया था, जब तक मोहनलाल जी सोकर उठे तो उनकी पत्नी शांति देवी जी उनके लिए चाय और बिस्किट लेकर आई और कहने लगी, आज आप बड़ी देर से उठे हैं, मैंने नहीं जगाया कि आप सारी रात करवटें बदलते रहे, इसीलिए मैं आपको सोने दी कि आपकी नींद पूरी हो जाए। तो मोहनलाल जी ने कहा, जगा दिया होता, मुझे संतोष से बात करनी थी, वह ऑफिस चला गया होगा। हाँ, वह तो चला गया। अब मोहनलाल जी चाय और बिस्किट जब तक खत्म थे तो घर की डोरबेल बजी। जाकर शांति देवी जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस के उनके पति के एक मित्र और उनकी पत्नी खड़े थे। वह दोनों शांति देवी जी को देख नमस्कार किया, फिर उनके साथ घर के अंदर आ मोहनलाल जी को देखकर नमस्ते किया। फिर वह मोहनलाल जी के मित्र महेश जी ने कहा, अरे मोहनलाल, हम सब तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, हमें इस दीपावली में चित्रकूट गंगा मैया में दिया जलाना है। एक बार हम लोग गए थे, याद करो, उसके बाद से तो तुम कभी गए ही नहीं। हम सब अपने उम्र के लोगों के साथ एक बस बुक किया है, जिसमें से हम सब लोगों को बराबर बराबर किराया देकर जाने का मौका मिला है। मैंने सोचा अपने मित्र मोहनलाल को भी पूछ लेता हूँ। अब बताओ, तुम्हारा जाने का इरादा है कि नहीं? जब तक तुम नौकरी में थे तो कह दिया करते थे कि मुझे अब छुट्टी नहीं मिलेगी, सरकारी कर्मचारी हूँ, ऐसे बार बार छुट्टी नहीं कर सकता। लेकिन अब तो रिटायर हो गए हो, अब तुम्हें पेंशन भी आती है, अब तुम्हारा बेटा भी कमाने लगा है, उसकी भी घर गृहस्थी बस गई है, तो बताओ अब तुम्हें छुट्टी मिलेगी कि नहीं? यह कहकर वह हंसने लगे। शायद उनका हंसने का ही मूड रहा होगा, एक छोटा सा मजाक किए। तो मोहनलाल जी ने कहा, हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पहले घर गृहस्थी में व्यस्त था, बेटे को पढ़ाना लिखाना, ऊपर से नौकरी का चक्कर, लेकिन अब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ। एक बेटी भी है, उसकी भी शादी करके उसे उसके घर भेज दिया, वह भी अपने घर में सुखी है। तो अब हमारा तीर्थ करने का ही समय चल रहा है, हम जरूर चलेंगे। इतना उनका कहना था कि शांति देवी जी ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? अरे, घर में तो एक बार बेटे और बहू से पूछना चाहिए, तब तो जाने की तैयारी करना। अरे, बेटे और बहू से क्या पूछना? मोहनलाल जी के मित्र ने कहा, क्या अब इस उम्र में बेटे और बहू की इजाजत लेकर आप कहीं जाएंगे? देखो, अब अपनी मर्जी से जीने का समय आ गया है, हम तो किसी से इजाजत नहीं लेते, हमारा जहाँ मन होता है हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। बेटे बहू को हमने उनकी छूट दे रखी है कि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, तो फिर उनका दखल अंदाजी हमारी जिंदगी में क्यों? मोहनलाल जी के मित्र ने सवाल भरे अंदाज में कहा। तो मोहनलाल जी ने कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उनकी पत्नी ने कहा, तो ठीक है, हम लोग आपका इंतजार करेंगे, अगर आप लोगों को जाना है तो हमें कल शाम तक बता दीजिए, वरना कोई और आया
तो हम उसे सीट दे देंगे। यह कहकर उनके मित्र और उनकी पत्नी वहां से चले गए। यह सारी बातें बाहर खड़ी हुई बहू सुन रही थी। पड़ोसी के जाते ही रिया का तो जैसा गुस्सा फूट पड़ा हो, वह तुरंत सास के कमरे में आई और कहने लगी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? बस तैयार हो गए। आप लोगों को कोई बोलने आया नहीं कि आप लोग तो पैर ही उठाकर खड़े थे घूमने के लिए। इस उम्र में इतना घूमना फिरना, पैसे खर्च करना, अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक रखना शोभा नहीं देता। वह दो बात दरवाजे पर खड़ी होकर सुनाई और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। शांति देवी जी कहने लगी, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार बेटे बहू से बात कर लो, घर में कलह हो जाएगी। लेकिन आप हैं कि अपने मनमाने ही करते हैं और फिर चार बात सुनना भी पड़ता है। मोहनलाल जी ने कहा, हम अपने बेटे और बहू से कुछ अच्छी बातों का उम्मीद भी नहीं कर सकते। बस उनके मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। यह छोटा सा जवाब सुनकर शांति देवी जी भी एक जगह बैठ गई और वह अपने ख्यालों में अलग खो गई। लेकिन मोहनलाल जी अब अंदर से मजबूत हो रहे थे। वह अपनी बहू के इस व्यवहार से बिल्कुल बदल से गए थे। उन्होंने अब निश्चय कर लिया था कि वह अब कुछ करेंगे, बेटे बहू के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। आज मोहनलाल जी अपने अंदर जो आत्मविश्वास जगाए थे, उसकी वजह से उन्हें बहुत ताकत मिल गई थी। आज रात को उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई। वह चैन से सोए। लेकिन शांति देवी जी रात भर परेशान रह गई। एक तरफ बहू जो हम दोनों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है और एक तरफ उनके पति मोहनलाल जी जो अपनी मनमानी करने पर उतर जाते हैं और फिर घर में कलह पैदा होता है। इधर बेटा आएगा तो क्या कहेगा? यदि बहू ने बताया तो शांति देवी जी के मन में यही डर बना हुआ था। लेकिन मोहनलाल जी जब सुबह सोकर उठे तो वह अपनी पत्नी को बोले, तुम मेरे साथ चलो। मोहनलाल जी की पत्नी शांति देवी जी ने कहा, कहाँ चलना है? अब आज कहाँ की तैयारी बना लिए आप? तो मोहनलाल जी ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो, तुम बात मुझसे ज्यादा करती हो, लेकिन घर में सबकी बातें सुनकर चुप रह जाती हो और मैं कुछ बोलता हूँ तो उसकी चार बातें आगे ही खड़ी कर देती हूँ। चलो सीधे मेरे साथ। अब शांति देवी जी चुप हो गई और नहा धोकर दोनों पति पत्नी बाहर निकल गए। बहू चुपचाप देखती रह गई। वह जानने की कोशिश तो बहुत की कि यह दोनों कहाँ जा रहे, लेकिन मोहनलाल जी की बात से उसे कुछ समझ में नहीं आया। मोहनलाल जी और शांति देवी जी दोनों पहले बैंक पहुंचे। शांति देवी जी पूछती रह गई कि आप बैंक में क्यों आए हैं? बैंक में आपकी पेंशन तो एटीएम से आपका बेटा निकाल लेता है, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत? मोहनलाल जी ने कहा, उसके हाथ में एटीएम दे रखा है, इसीलिए तो उसका भाव बढ़ा है। मोहनलाल जी जो भी पहले का पैसा था और जो पेंशन आई थी, वह अपनी जरूरत के लिए वह निकाल लेते हैं और फिर आते आते वह अपने और अपनी पत्नी के लिए एक एक जोड़ी नया कपड़ा खरीदते हैं। शांति देवी जी हैरान थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। यह इतना बहू के मुंह से सुनकर भी बैंक से पैसे निकाल रहे और ऊपर से खर्च भी कर रहे। फिर मोहनलाल जी आते आते अपने पड़ोस में गए, अपने मित्र के पास, और उन्हें कुछ एडवांस में पैसा देते हुए बोले, लो, मेरे और मेरी पत्नी के लिए भी चित्रकूट जाने की टिकट निकलवा दो, हमारी 2 सीटें बुक कर दो और बाकी के जो भी पैसे होगा हम दे देंगे। उनके मित्र ने कहा, पैसे की बात नहीं है, बस आप जाने के लिए तैयार तो हो जाएं। तो मोहनलाल जी ने कहा, हम पक्का 100% जाने के लिए तैयार हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। एक बार हमने विचार बना लिया तो बना लिया। यह बात सुनकर उनके मित्र को भी बहुत खुशी हुई। मोहनलाल जी खुशी खुशी घर आए और अपनी पत्नी को कहने लगे कि आज से 3 दिन बाद जाना है, ऐसा करो कि तुम तैयारी बना लो। यह बहू ने सुन लिया था। अभी तक घर में संतोष भी था, तो संतोष ने कहा,
कहाँ की तैयारी बना लिया है पापा? तो शांति देवी जी थकलाते हुए बोली, अरे वो क्या है ना बेटा, तुम्हारे पापा चित्रकूट जाना चाहते हैं। क्या है, पड़ोस वाले अंकल बुलाने आए थे, वह सब जा रहे हैं। तुम्हारे पापा के सभी मित्र जा रहे, इसीलिए तुम्हारे पापा का भी मन हो गया। तो संतोष ने कहा, अच्छा, जो पड़ोस वाले करेंगे वही आप दोनों भी करेंगे। पड़ोस वाले आपको कहने आ गए तो आप दोनों तैयार भी हो गए। अरे मम्मी, आप लोगों को तो घर की स्थिति देखनी चाहिए था ना, कि बस आप लोग पड़ोस वालों को देखकर ही उनकी बराबरी करेंगे। नहीं बेटा, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन अब मोहनलाल जी चुप नहीं रहे। वह बोल दिए, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं माना, क्योंकि मुझे जाना है, और ना ही मैं तुम्हारे बेटे से पैसा मांग रहा हूँ और ना किसी और से। मैं अपनी पेंशन के पैसे से जा रहा हूँ। यह मेरा हक है कि मैं अपनी पेंशन के पैसे कहाँ खर्च करूँ, कहाँ नहीं। तो संतोष ने कहा, आखिर इतना पैसा खर्च करने की इस उम्र में क्या जरूरत है? आप लोग देख नहीं रहे हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। एक तो आप लोगों की दवाइयाँ इतनी महंगी आती है कि उसी में ही इतना खर्च बढ़ जाता है, और फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे चीजें खाने की भी शौक है। अब आप लोग चल दिए तीर्थ यात्रा में पैसे खर्च करने। मोहनलाल जी ने कहा, बस बस संतोष, बहुत हो गया। तू मेरे ऊपर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। तू मेरा मालिक नहीं है कि तू जब चाहे जब मैं घर में रहूं, जो चाहे वो खाऊं, जैसा चाहे वैसा रहूं। यह घर मेरा है, इस घर में मैं अपनी मर्जी से रहूंगा। तू होता कौन है मुझे आदेश देने वाला, मुझे रोकने वाला? अरे, मैं अपनी पेंशन के पैसे अपने हिसाब से यूज भी नहीं कर सकता, अपने हिसाब से मैं खर्च नहीं कर सकता। मैं तो कभी तेरी कमाई के बारे में नहीं पूछता, बल्कि मेरी पत्नी सारा पेंशन का पैसा हर महीने ले जाकर तेरी पत्नी के हाथ में देती है, और तुम लोग उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च करते हो। हम दोनों के लिए हमेशा बचत बचत करके जो देते हो उसी में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज जब हम दोनों तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो तुम दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कभी हमने तुम्हारे खर्च पर तो रोक नहीं लगाया। तुम लोग हमेशा बाहर घूमने जाते हो, बाहर खाना खाने जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो उसमें पैसे खर्च नहीं होते क्या? अपने पिता की इस तरह से बातें सुनकर अब संतोष चुप हो गया था। और फिर तभी फोन की घंटी बजी। सामने से मोहनलाल जी की बेटी का फोन था, जो कि शांति देवी जी ने उठाया था। उधर से बेटी ने बोला, मम्मी, मैंने सुना कि आप दोनों चित्रकूट जा रहे हैं। मम्मी, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। आप पहले एक बार गई थी, उसके बाद से तो आप तीर्थ यात्रा करना भूल ही गई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग कम से कम घर से बाहर तो निकलने को सोचे। शांति देवी जी ने कहा, हाँ बेटी, तेरे पापा सोचने लगे तो मैं भी तैयार हो गई। अभी घर का माहौल अच्छा नहीं था, इसीलिए शांति देवी जी ज्यादा बात तो नहीं कर पाई। फिर उनकी बेटी विमला ने कहा, मम्मी, मैं अभी घर आ रही हूँ और आप दोनों को लेकर तीर्थ यात्रा जाने के लिए आप दोनों की शॉपिंग करवा देती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कुछ खरीदी नहीं की होंगी। 2 घंटे के बाद विमला अपने मम्मी पापा के घर आ गई। वह अपने पापा मम्मी के कमरे में गई और उन दोनों को लेकर बाहर जाने लगी। अभी तक ना तो भाभी बाहर निकलकर कुछ बोली थी और ना ही संतोष। शांति देवी जी ने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अपनी बेटी के साथ बाहर गई तो उन्होंने सारी बात बताई कि आज तेरे भैया और तेरे पापा के बीच में छोटी सी बहस हो गई, लेकिन बेटी तेरे पापा ने भी आज तेरे भैया को बहुत सुनाया। संतोष की तो बोलती बंद हो गई, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं बहस ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन संतोष की हिम्मत नहीं हुई, वह पापा से डर कर चुपचाप चला गया। तो विमला ने कहा, ये हुई ना बात मम्मी,
पापा हमेशा चुप रहते थे, यही सोचते थे कि एक न दिन बेटा बहू सुधर जाएंगे। लेकिन आज पापा ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। मम्मी, मम्मी अब तुम भी बोलना सीख जाओ। तुम हमेशा चुप रहकर भाभी की सहती रहती हो और पूरा दिन घर के काम अकेली करती रहती हो और भाभी भैया को आराम से बाहर जाने का, घूमने का चांस देती हो। बताओ, कब तक इतना सहती रहोगी? क्या तुम भैया भाभी के टुकड़ों पर पड़ रही हो? पापा की इतनी पेंशन आती है, फिर भी तुम डरती रहती हो। शांति देवी जी ने कहा, तू ठीक ही कह रही है बेटी, आज तेरे पापा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी डर कर नहीं रहूंगी। फिर बिमला और शांति देवी जी जाने आने के लिए कुछ नाश्ता, सूखा नाश्ता जो कि कुछ दिनों तक उनके पास रह पाए, ऐसी चीजें उन लोगों ने खरीदा। और शांति देवी जी के हाथ में आज पैसे थे तो वह अपनी बेटी के लिए भी एक साड़ी खरीद कर दिया। बोली, बेटी, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन तेरे पापा सुबह ही बैंक से पैसे निकाल कर लाए हैं और मुझे दिए हैं। आते आते उन्होंने कहा है कि काफी समय हो गया बेटी को मैंने कुछ नहीं दिया, इसीलिए तू एक साड़ी ले ले अपनी पसंद की। बिमला ने मना किया, फिर भी शांति देवी जी ने जबरदस्ती किया और कहा कि ले, यह थोड़ा सा फल ले ले और अपने बच्चों को दे देना। शांति देवी जी को आज अच्छा लग रहा था। उन्होंने बहुत समय के बाद आज अपनी बेटी को अपने हाथों से कुछ दिया था। फिर बिमला अपनी माँ को टैक्सी में बैठाते हुए बोली, माँ, घर के पास उतर जाओगी ना? शांति देवी जी ने कहा, हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। और फिर बिमला अपने घर चली गई। शांति देवी जी आज जब शॉपिंग करके आई तो बहुत खुश थी। उनकी खुशी देखकर बहू से रहा नहीं गया। वह आकर कहने लगी, मम्मी, ये इन्होंने जब मना किया तो पापा चिल्लाने लगी, लेकिन आज आप इतना शॉपिंग करके आई हैं, एक बार मुझे पूछी भी नहीं। अपनी बेटी को पा गई तो उनके साथ चली गई। शांति देवी जी ने कहा, बहू, जब मेरी बेटी घर आई और तुमने देखा तो तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, उसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछी। तुम मेरी बेटी के साथ हमेशा ही ऐसे करती हो, इसीलिए एक ही शहर में रहने के बाद भी मेरी बेटी कभी अपने मायके नहीं आती। रिया चिढ़कर बोली, मम्मी जी, अपनी बेटी की इतनी परवाह है तो आप दोनों अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चले जाते? आप दोनों को अपनी पेंशन के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, अपनी बेटी को ही देना और उसी के घर में आराम से रहना। इतनी बातें सुनकर तो मोहनलाल जी के तन बदन में आग लग गई। वह अब बोल पड़े, बहू, यह घर मेरा है, मुझे घर छोड़कर बेटी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ही घर में रहूंगा और मेरी बेटी भी मायके आएगी, लेकिन अब तुम दोनों मेरे घर पे नहीं हो, क्योंकि तुम लोग यह मत भूलो कि यह मेरा घर है और अभी भी मेरे नाम पर है। तुम दोनों को मैं सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूँ। 2 दिन के अंदर तुम लोग मेरा घर खाली करो और निकलो। अब रिया की भी बोलती बंद हो गई थी। वह अपने कमरे में चुपचाप चली गई। जब 2 दिन बीता, तीसरे दिन उन लोगों को शाम को जाना था तो मोहनलाल जी ने बोला, 2 दिन तो गुजर गया है, अब हमें तीर्थ यात्रा पर भी जाना है। हमें वहाँ से लौटने में पूरे 15 दिन लग जाएंगे, इसीलिए तुम दोनों अपनी अपनी व्यवस्था तो कर ही लिए होगे। मेरा घर खाली करके जा रहे हो, कितना समय और लगेगा? तो बहू बाहर निकलकर कहती है, पापा जी, आप हम दोनों को घर से निकाल देंगे तो इतनी बड़े घर की देखरेख कौन करेगा? क्या माँ जी इस उम्र में घर अकेले संभाल लेंगी? तो मोहनलाल जी ने कहा, बहू, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम नीचे रहेंगे और ऊपर के अपने सारे कमरों को किराए पर दे देंगे। उल्टा मुझे लाभ ही होगा, मेरी पेंशन के साथ साथ मुझे घर के किराए भी मिलेंगे, तो फिर मुझे पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम लोग जाकर अपनी अपनी व्यवस्था करो। रही घर के कामों की बात, तो जो किराए से पैसे आएंगे उसी से हम अपने लिए नौकर रख लेंगे, फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अब तक संतोष भी घर में ही था। वह बाहर आकर कहने लगा, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
आखिर मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आपको तो पता है कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं आती कि मैं किराए पर जाकर रहूँ और घर के खर्च भी चलाऊँ। यदि मैं किराया दे दूंगा तो हम लोग खाएंगे क्या? अरे, छोटी मोटी गलतियां तो बच्चों से ही होती है। आप तो इतना नाराज हो गए कि हमें घर से ही निकालने लगे। मोहनलाल जी बड़े सरल और गंभीर स्वभाव में बोले, बेटा, शुरुआत तो तुम्हारी पत्नी ने किया था। उसी ने कहा कि घर से निकल जाओ, जाकर अपनी बेटी के घर में रहो। रिया इतना सुना कि वह हाथ जोड़कर अपने सास की तरफ बढ़ी और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझसे तो गलती हो गई, जुबान से निकल गया, तो क्या मैं सच में आप लोगों को भेजती? अरे, मैं आपकी बहू हूँ, आप मुझे माफ नहीं कर सकती। मम्मी जी, हमें घर से मत निकालिए। अब मैं समझ गई हूँ, मैं घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी, घर के काम भी करूंगी, लेकिन हमें घर में रहने दीजिए। शांति देवी जी, कोमल हृदय वाली औरत, अपनी बहू को उठाकर कहने लगी, बहू, मैं तो कभी नहीं चाहती कि तुम्हें घर से निकालूं। यही तुम्हारा ही घर है, तुम रहो, अपना घर गृहस्थी संभालो और हमें सुबह शाम 2 टाइम का भोजन दे दिया करो, बस। और हमें क्या चाहिए? सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, इसीलिए तो मैं ससुर जी के तुम्हारी पेंशन जो आती थी तुम्हारे हाथ में ही लाकर दे देती थी, लेकिन तुम कभी समझ नहीं पाई। रिया ने फिर से कहा, मम्मी जी, गलती हो गई, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। फिर मोहनलाल जी बोले, शांति, तुम अभी तक पैकिंग नहीं की, आज शाम को ही गाड़ी निकलने वाली है, कुछ खाने पीने का भी बनाओगी? तो रिया बोल पड़ी, मम्मी जी, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से सब कुछ कर देती हूँ। पहले चलिए आपकी पैकिंग करवा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को रास्ते में खाने के लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ। अब रिया अपनी सास की पैकिंग करवाई, सास ससुर के लिए रास्ते के लिए भोजन बनाया और उन दोनों को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए विदा कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।